तो भाई आज कराने वाला हूँ मैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग, जो कि होने वाला है मेजर सर्विसिंग। और मैं तो दिमाग में सोच रहा हूँ कि वो बहुत जम के खर्चा आने वाला है, मोस्टली 20,000 से ऊपर का। तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि मैं आज लेके जा रहा हूँ भाई बॉश के सर्विस सेंटर में, जो कि इधर बहुत ज़्यादा फेमस है और रिलायबल है। तो चलिए चलते हैं। तो देख सकते हैं कि भाई गाड़ी 67,000 किलोमीटर चल चुकी है और ये अलार्म दे रही है कि भाई किसी ने छेड़छाड़ की है, डोर हैंडल जरूर किसी ने टच किया है। तो अब भाई क्योंकि मैंने इसमें सेटिंग कर दी है कि जब भी कोई कुछ भी डोर हैंडल्स को या कोई भी पार्ट्स को टच करेगा तो भाई ये अलार्म जनरेट करती है। तो अभी हम गाड़ी चालू करने से पहले वाइपर नीचे करने से भी ये भाई ये अलार्म देने लग जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहता है सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस, जो कि मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया है भाई। तो भाई मुझे जो इशू आ रहा है वो आ रहा है अभी स्टेयरिंग में, क्योंकि स्टेयरिंग थोड़ा सा स्टिफ हो गया है। और मैं एक बार पहले काम कराया था स्टेयरिंग का, एक्चुअल में सस्पेंशन का काम कराया था, जिसमें उन्होंने भाई पूरा लोअर कॉलम को, लोअर एल्बो को पूरा खोल दिया था। तो उस समय के बाद से मुझे ये आ रहा था, क्योंकि देखिए ये ना ऑटो मतलब खुद से नहीं रिवर्स नहीं होती है। तो ये एक इशू है, वो मुझे मेनली उस पर काम कराना है। चलिए देखते हैं कि कैसा रहता है। हालांकि मैंने रिव्यूज़ तो पढ़े हैं, रिव्यूज़ में भाई ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ हैं और थोड़े से कम गंदे रिव्यूज़ हैं। तो भाई इसलिए मैं थोड़ा सोच के जा रहा हूँ। बाकी देखते हैं कैसा रहता है, बने रहिए वीडियो में। तो भाई कुछ 2-3 इश्यूज हैं माइनर, जो कि मैं चाहता हूँ कि उन लोग काम करें। तो पहला तो है कि ब्रेक, मुझे ब्रेक का पूरा उसका फ्लूइड चेंज कराना है, क्योंकि ब्रेक थोड़ा सा ज़्यादा दबाने पे लग रहा है। हालांकि ब्रेक पैड मेरे नए हैं, तो बहुत साल हो गए हैं ब्रेक फ्लूइड पूरा चेंज किए, तो एक वो है। दूसरा है भाई कि मुझे ना इसमें कार्बन क्लीनिंग करानी है, क्योंकि अभी तक एक भी बार मेरी गाड़ी में कार्बन क्लीनिंग नहीं हुई है। तो उससे भी थोड़ा सा पिकअप पे थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है स्लाइटली थोड़ा सा उसमें इशू आ रहा है। तो दूसरा काम ये है, उसको ईजीआर क्लीनिंग भी बोलते हैं, तो वो मैं उनको बोलूँगा। प्लस मैं भाई उनको बोलूँगा कि भाई इंजन फ्लश आउट करें, क्योंकि भाई 70,000 के आसपास चलने वाली है, तो वो भी एक है। इससे पहले मैंने इसमें पूरा सस्पेंशन चेंज करा लिया है। हालांकि मैं पहले से खुद नहीं बोलूँगा, मैं उन्हें बोलूँगा कि भाई आप टेस्ट करके देख लो, आप गाड़ी चला के देख लो, और अगर वो नहीं पकड़ पाएंगे तो मैं उनके अपना स्पेशल रिक्वायरमेंट बताऊँगा। ऐसे तो मैं कुछ नहीं बताने वाला, नहीं तो भाई उन लोग कुछ भी चेक नहीं करेंगे और उन लोग बस जो हम बोले हैं वही करके छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं, बने रहिए। देखते हैं आज खुला भी है कि नहीं। ये रहा बॉस सर्विस और मुझे खुला हुआ तो दिख रहा है। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है। अपॉइंटमेंट है भैया, सर्विसिंग है सर। भाई अभी मुझे रहे 9:30 बजे का अपॉइंटमेंट था मेरा, तो मैं भी थोड़ा सा लेट था। ठीक है, लेकिन जैसा मैं फील कर रहा था कि लेट ही लगेगा, अभी भी कोई नहीं आया। देखते हैं कब तक आता है। पे ले जा रहे हो? हाँ। पूरा नहीं आ रहा, वो उसमें फिट नहीं किया अच्छे से। आप एक बार और राइट मोड़ोगे ना तो आप फील करोगे। राइट में आप पूरा मोड़ोगे ना तो आप देखना आधा ही मुड़ती है, पूरी नहीं मुड़ती है। उसने शायद ना वो जो होता है ना उसको इस साइड मैच कराया है, पता नहीं क्या किया है। आराम से स्टीयरिंग का नहीं होता है। अच्छा, वो बीच में ही फिट होता है। करेक्ट उसमें कंपनी से करेक्ट आता है। ओके, और खाली कॉल के ऐसे ही फिट करना होता है। यार वो जो बंदा जो फिट किया ना, उसके बाद से ही मुझे इशू आया है, तो मुझे बस उसी पे डाउट है और कुछ। क्योंकि उससे पहले मतलब 1 साल पहले ही वो नया चेंज हुआ था और उससे पहले बिल्कुल इशू नहीं आया था।
फिर क्या हुआ कि जब मैंने वो चेंज कराया ना, हाँ। उसके बाद आप देखोगे, आप खोलोगे ना, तो जो अलाइन करने के लिए जो नट्स होते हैं ना, हाँ। वो भी एक साइड ज्यादा हो गया, एक साइड कम है इस वाले में। तो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब मेरे को वही डाउट लग रहा है, इसलिए मैं अपना डाउट बता रहा हूँ बस। ये देखो, इतने पे आगे जाम हो गई। नहीं है तो फिर देखो, मेरे मन का वहम हो सकता है, ठीक है, मैं उसमें कुछ वो बोल नहीं सकता। नहीं रहेगा तो फिर ठीक है, आप लोग देख। लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ वहीं चेक कराया, उसके बाद मैं आपके पास चेक करा रहा हूँ, अगर सब सही है तो इट्स ओके, नो इशू। इसको कट करने को बोल रहे हैं ना? हाँ ये वाला, ये हाँ देखो, ये इसमें स्टीयरिंग का नहीं है, कॉलम का आता है। ओके। कॉलम इधर ही ऑटोमेटिक लॉक करेगा। अगर और एक राउंड गया तो एयरबैग डैमेज होता, अच्छा, स्टीयरिंग का क्लिप डैमेज होता। ओके, तो ये इतना सही है? इतना सही है। ओके, मुझे लगा कि और भी शायद जाता है क्या। लेकिन आप लेफ्ट में चेक करो, लेफ्ट में फिर ज्यादा क्यों जाता है? हाँ, आप थोड़ा उसको वो करो और लेफ्ट में चेक करो, फिर लेफ्ट में ज्यादा क्यों जाता है। आप एक नॉर्मल सीधा रख के आप स्टीयरिंग को, स्ट्रेट है। हाँ अभी स्ट्रेट है, चलो अब लेफ्ट करो, एक 1.5 से ज्यादा, ठीक है। अब उसको सीधा लाके नॉर्मल से वो करो, ठीक है, अब करो एक, देखो कम हो गया ना, ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है? हाँ ओके, देन ओके। ये थोड़ा ऐसे ज्यादा ऐसा है, आ गया। हाँ, और ये वो सीधा पे रुक गया, इधर देखो पर इतने रुक गया। तो अगर ठीक है तो मेरे कोई इशू नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है बस। ये स्टीयरिंग कॉलम सेपरेट रहता है। ओके। ये स्टीयरिंग रैक हाँ अलग रैक, रहता है। हाँ रैक तो अलग भी है, अलग है। ठीक है, तो स्टीयरिंग कॉलम इतना ही कट करेगा जितना उसको चाहिए। ओके। गाड़ी का टेस्ट ड्राइव तो हो गया है, मैंने उनको बता दिया सारी चीज़ें, और बोल रहे हैं इसके अलावा तो और कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो चला के भी देख लिया। देखते हैं कितना समय लेता है। पहले से बोल रहे हैं भाई कि शाम हो जाएगी, देखते हैं। स्टीयरिंग चेंज नहीं हुआ था, स्टीयरिंग का वो जो लॉक होता है ना, लोअर आर्म जब सस्पेंशन चेंज होता है तो उसको खोल देते हैं, वो सेट नहीं हुआ अच्छे से। तो भाई मेरे पीछे सारे लाइट्स की चेकिंग कर रहे हैं, आगे पीछे सबकी, कोई लाइट बंद तो नहीं है, और वाइजर की, पानी वाले की, ये सबसे पहले ही चेक करते हैं। तो भाई देख सकते हैं काम हो गया है शुरू, और सबसे पहले अंदर का फिल्टर डाल के रख दिया गया है, और उसके बाद एयर फिल्टर खुलने की बारी है। एयर फिल्टर खुलता है, देख के आपको बताता हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। और तब तक भाई लोगों ने इधर वेपर भी खोल के साफ करना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं लोग, देख रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और उसके बाद चेकिंग के दौरान हमें पता चला कि भाई एक हीटर रॉड खराब हो गया। देख सकते हैं कि ये सेकंड वाली हीटर रॉड नहीं जल रही है, उससे पहले वाली जल रही है, और ये तीसरी वाली भी जल रही है, और एक और चौथी वाली भी जल रही है, देख सकते हैं। पर जैसे हम अंदर कुछ लीक हो गया, और इंजन ऑयल भी थोड़ा सा लीक कर रहा है, पर घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। फिर लोगों ने टेस्टिंग करके बैटरी की, देख सकते हैं, इंजन चालू करके, फिर AC चालू करके चेक किया, और फिर इसका वाटर चेक करने लगे कि भाई सही है कि नहीं। तो भाई उसके बाद बारी थी भाई कोटेशन, मैंने अपलोड कर दिया, फिर लोगों ने काम को अच्छे से शुरू कर दिया। कूलेंट निकाला, क्योंकि मैंने बोला था कूलेंट निकालने को, फिर ऑयल चेंज कर रहे थे। देख सकते हैं भाई कैसा अभी एकदम खत्म। डीजल गाड़ी में ज्यादा जलता है, बहुत काले। भाई देख सकते हैं
ये है गियर ऑयल जो कि भाई डलेगा, क्योंकि भाई मैंने बोला था गियर ऑयल चेंज करने के लिए। और देख सकते हैं पहले इसे डब्बे में डाल के निकाल रहे हैं और फिर पिचकारी टाइप होता है ये, और उसमें फिल करते हैं, क्योंकि भाई डालने का जो जगह है ना वो बहुत ही अजीब है भाई। तो भाई कीप भी नहीं लग सकती है, इसलिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया है। तो उधर ऑयल डल रहा था और भाई इधर ब्रेक पे काम कर रहे थे, कैलिपर लगा रहे थे, क्योंकि मैंने बोला कैलिपर और पूरा ब्रेक पैड चेंज करना है भाई। तो भाई उसी काम में लगे हुए थे। ग्रीस इसी के साथ आता है, तो भाई ग्रीस लगा के कैलिपर सेट करने की कोशिश कर रहे थे। तब तक दूसरे भाई ने भाई एकदम काला हो गया, फिल्टर चेंज कर दिया और फिल्टर निकाला, और देख सकते हैं एकदम काला हो गया भाई और फिल्टर। तब तक दूसरे वाले भाई साहब ने बोला भाई ब्रेक पैड देख सकते हैं एकदम नया भाई ब्रेक पैड एकदम ओरिजिनल, जो कि मैंने खरीद के रखा था। देख सकते हैं चारों चमचमाते हुए, और इसकी कीमत भाई 2900 रुपये के आसपास है। इसकी पूरा इसके चारों की, जो कि भाई कि मैंने ओरिजिनल सर्विस सेंटर जो कि पार्ट्स बेचते हैं उनसे मैंने खरीदा था। और भाई ने भाई एक साइड पूरा अच्छे से लगा दिया और उसको चेक कर दूसरी साइड की तरफ निकल गया भाई लगाने के लिए। उसके बाद इस वाले ने फिट कर दिया और टायर को अच्छे से तक गाड़ी थोड़ी सी ऊपर हो चुकी थी और दूसरा कैलिपर चेक करने की बारी थी। उन्होंने कैलिपर खोल के कैलिपर साफ करके अच्छे से फिट कर दिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब हमें भाई पता चला कि कंप्रेसर से आवाज़ आ रही है, क्योंकि जब भी एसी चालू होता है तो गड़गड़ की आवाज़ आती है। तो इन लोगों ने भाई कंप्रेसर को चेक करने की कोशिश की, पर बेल्ट भाई खुली नहीं। बहुत मुश्किल भाई बाद भी बेल्ट नहीं निकल रही थी बाहर। तो इन लोगों ने कोशिश किया, जरूरत हो तो कर लेंगे छोड़ो, नहीं हुआ भाई। हाँ, ये काम तो मेरा नहीं हुआ। फिर भाई बारी थी भाई कूलेंट डालने की, और कूलेंट भाई डल रहा था। वो काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बोल रहे थे भाई कि बहुत देर तक रुकना पड़ेगा, जो कि मेरे पास भाई समय नहीं था। और ब्रेक से रिलेटेड जो इशू था, ब्रेक तो भाई लोगों ने एयर निकालना शुरू कर दिया। कम करो पंप डॉक्टर कम कर। लोग आप देख सकते हैं कि भाई यही ऑयल है ब्रेक ऑयल, इसे भाई डाला और इसे पूरा ऑयल वॉश सेंटर में था। और इस तरह से भाई दूसरे वाले ब्रेक का भी हुआ, फिर पीछे वाले ब्रेक का भी करना था। तो कुल मिला के ऐसा था कि भाई चारों ब्रेक के जगह से खोलने थे और चारों साइड से ऑयल निकालने थे, क्योंकि जिस भी ऑयल रहेगा एयर के साथ इतना देर से गाड़ी चालू थी, पर फिर भी गाड़ी का फैन नहीं चालू होता, क्योंकि कूलेंट बहुत ज़्यादा था। चालू कूलर के अंदर, और फिर गाड़ी भाई हमारी हो गई सेट। और इन लोगों ने फिर भाई पेट्रोल से ऊपर छिड़काव किया ताकि भाई जंग ना लगे, रस्ट ना लगे। मुझे तो डर भी लग रहा था कहीं ज़्यादा आग ना लगे, क्योंकि इंजन गर्म है। फिर हमारी गाड़ी भाई उतर गई नीचे टेस्ट ड्राइव करने के लिए, और भाई मैं तो ले जाने को तैयार था कि भाई टेस्ट ड्राइव पर जाकर देखने के लिए ऑफिशियल, क्योंकि भाई टेस्ट ड्राइव करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इन लोगों ने भाई लगा दिया अपना सिस्टम चेक करने के लिए कि भाई कोई फॉल्ट थोड़े से फॉल्ट मुझे तो उन्होंने बोला कि भाई बैटरी कनेक्शन निकालें, इसलिए आता है। तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा फॉल्ट चलो भाई, तो हो गया है। और कितना बिल लगा है भाई मैं आपको बताता हूँ घर चल के। हाँ,
चलो भाई, चलो सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो भाई स्टीयरिंग के लिए उसने बोला कि रैक में इशू है, रैक चेंज करना पड़ेगा, ऐसा उसने बोला। लेकिन भाई मेरा ये जो स्टीयरिंग पूरा कॉलम है ना, वो पूरा मेरा नया है, और जब मैंने सस्पेंशन चेंज कराया था तब ये मुझे इशू आना शुरू हुआ था। पर भाई ने भी बोला कि सर अगर ये इशू है तो ये उसी से जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तो उतना दिक्कत नहीं दे रहा है, जब देगा तब चेंज करा लेंगे एक साथ। तो बस स्टीयरिंग रैक का ही बस इशू है अभी, और उसने बोला कि क्या बोलते हैं, ये पूरा कॉलम ही चेंज कराना पड़ेगा, रैक चेंज कराना पड़ेगा, तो देखेंगे बाद में। चलिए चलते हैं। पूरा दिन भर लग जाता है भाई, और क्या होता है कि मैं सामने काम कराना पसंद करता हूँ कि भाई पूरा काम मेरे आंखों के सामने हो जाए। क्योंकि मैंने एक बार ना रिव्यू में पढ़ा था ऐसा कि भाई क्या बोलते हैं, फिल्टर का इन लोगों ने चार्ज ले लिया किसी एक जगह पे, और वो फिल्टर चेंज नहीं किया। तो भाई मैं डरता हूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि मुझे बार बार जाके बहस करना पसंद नहीं है किसी से भी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसके सामने मतलब पूरा खोल के मैं पूरा चेक करने लगूँ। तो ये सब चीज़ों से मैं थोड़ा बचता हूँ, इसलिए मैं पास में ही थोड़ा रहता हूँ कि भाई मेरे आंखों के सामने ही सब हो जाए। और ऐसे भी आप लोग को दिखाने के लिए भाई मुझे वीडियो बनाना था, तो मैं सोचा कि चलो वहाँ पे ही रह के मैं वीडियो बनाते हैं, हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कितना खर्चा आया, उधर चल के अच्छे से बात करते हैं। तो भाई चलिए बात कर लेते हैं अब कि क्या क्या खर्चा हुआ। और भाई मैं वहाँ पे बिल देख के सही बताऊँ तो मैं शॉक था, ठीक है। क्योंकि मैंने जो जो बातें बोली थी, एक तो उन्होंने वो सब मना कर दिया कि भाई जैसे मैंने बोला था कि भाई मुझे क्लीनिंग करानी है, ERP क्लीनिंग करानी है, कार्बन फ्लश कराना है, तो उन लोगों ने बोला कि भाई मेजर सर्विस में वो होगा, 1 लाख वाले सर्विस में आप आइएगा और वहाँ पे होगा। बाकी चीज़ें तो मुझे सही लगी, लेकिन जो कॉस्ट वो मुझे थोड़ा सा टेम्परिंग लगा। तो चलिए मैं आपको पढ़ता हूँ कॉस्ट, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सब। तो एयर फिल्टर पार्ट वाइज का रेट में नहीं जाते, वो भी पार्ट भी थोड़े से महंगे हैं इनके, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑयल का देख लेंगे तो ऑयल का जो इन लोगों ने रेट लगाया है वो है भाई 5W40 मैंने बोला था, और 620 रुपीज़ पर लीटर लगाया है। जब मैंने पिछले बार कैस्ट्रॉल का लिया था सेम, तो मुझे 1800 रुपये में पड़ा था, और यहाँ पे जो मुझे पड़ा है वो 2560 रुपये का पड़ा है। और ब्रेक तो अच्छा हुआ कि भाई मैं ब्रेक खुद से लेके चला गया था, क्योंकि मैंने पहले भी जेन्युइन पार्ट्स खरीद कर रखा था, जो कि उस बार फिट नहीं हुआ था, नहीं लगवाया था मैंने, तो मैं वो खुद लेके चला गया था। ओरिजिनल किट होती है उसकी, और उसके साथ कैलिपर पिन होते हैं, वो भी ओरिजिनल था। तो मजे की बात यह है कि देखिए, मैं इसमें फिट करने का चार्ज अलग से जो इन लोगों ने लगाया है, ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट उसका चार्ज इन लोगों ने लगाया है भाई 767 रुपये। सोचो, सिर्फ ब्रेक पैड लगाने का, और कैलिपर लगाने का अलग से लिया है इन लोगों ने, लिया है 295 रुपीज़। मतलब कि अगर ब्रेक पैड का पूरा लगाएंगे तो 1000 रुपये के आसपास इन लोगों ने सिर्फ फिट करने का चार्ज लगाया है। और गियर ऑयल रिप्लेसमेंट का चार्ज इन लोगों ने लिया है 531 रुपये। 650 रुपये से ज़्यादा गियर ऑयल नहीं था भाई पर लीटर, ठीक है, पर बॉटल। और उसका आधा समझ लो कि इन लोगों ने रिप्लेसमेंट चार्ज लगाया है। और एक है 4 व्हील ब्रेक क्लीनिंग, ठीक है। तो आप ये समझिए कि भाई एक तो मेरा रिप्लेस किया है, और फिर क्लीनिंग से चार्ज इन लोगों ने अलग से जोड़ा है। तो मैंने इस पे थोड़ी सी वहाँ पे बात की, तो थोड़ा सा उन लोगों ने उस चीज़ पर डिस्काउंट दिया। और पेड सर्विसिंग 2100
24 रुपए। तो आप समझिए कि पेड सर्विसिंग में फिर क्या ही कर रहे हो, जो कोई पूरा पैकेज में भाई ब्रेक का चार्ज आपने अलग से ले लिया, क्लीनिंग का चार्ज आपने अलग से ले लिया, कैलिपर का चार्ज आपने अलग से ले लिया, गियर ऑयल रिप्लेसमेंट का चार्ज आपने अलग से लिया, तो फिर आप पेड सर्विसिंग में क्या दे रहे हो? बस खोल के नट टाइट करके वो डालना, ऑयल डालना, फिल्टर निकाल के फिल्टर लगा देना, बस ये चीज बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी बस मुझे। मैंने वहां पे क्लेरिफाई भी किया और थोड़ा सा उन लोगों ने मुझे डिस्काउंट भी दिया, तो ओवरऑल जो बिल बन गया था वो था 11,872 रुपए का। बट ये सब डिस्काउंट के बाद मैंने भाई 10,000 रुपए का ही भरा इतना, तो टोटल मुझे 10,000 का खर्चा आया इस पे। ठीक है, वो भी ना मेरी इसमें ERP क्लीनिंग हुई, ठीक है, ना मेरा कार्बन फ्लश हुआ, इंजन फ्लश, ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। और एक क्या बोलते हैं जो निकला इंजन ऑयल जो थोड़ा सा लीक हो रहा है, वो उन लोगों ने बोला कि अभी चलेगा, 1,000 किलोमीटर पे होगा, लेकिन मैं जब नेक्स्ट सर्विसिंग कराऊंगा तो मैं थोड़ा उसमें के बारे में पता कर लूंगा कि वो चल भी सकता है कि नहीं। हालांकि एकदम नॉर्मल है, तो मैं उसको अगले बार जरूर करा लूंगा, क्योंकि भाई इंजन हम बाहर ट्रिप पे जाते रहते हैं और इंजन अगर कहीं पे कुछ हुआ तो भाई जितना का पैसा बचेगा नहीं, उससे 4 गुना खर्चा हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आपके भाई मेजर कोई सर्विस नहीं है जिसमें आपका इंजन खुलने वाला है, पिस्टन खुलने वाला है, तो आप बड़े सर्विस सेंटर में ना जाएं, क्योंकि इंजन ऑयल आपका कोई भी चेंज कर देगा, ब्रेक पैड आपका कोई भी चेंज कर देगा, फिल्टर क्लीनिंग आपकी कोई भी कर देगा, अंदर का फिल्टर कोई भी लगा देगा। ठीक है, मेन जो होता है वर्क वो होता है इंजन खुलना और इंजन फिट होने का, वो आप बड़े जगह से कराइए। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।